नमस्कार साथियों, आज हम जो अपना वीडियो था संविधान की विशेषताएं, उससे आगे अब आज मौलिक अधिकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो मौलिक अधिकार आज का अपना विषय है। मौलिक अधिकारों को पढ़ने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अधिकार क्या होते हैं। अधिकार सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं या नागरिकों के हक या दावे के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं, जो उन्हें सरकार के द्वारा मिलते हैं, राज्य उन्हें प्रदान करता है। तो राज्य प्रदत्त हक और दावे, उनको हम अधिकार कहते हैं। अब ये मौलिक अधिकार कब बन जाते हैं? ये मौलिक अधिकार तब बन जाते हैं जब ये हक और दावे यानी कि अधिकार संविधान प्रदत्त हो, अर्थात संविधान द्वारा किए जाते हो, तो ये मौलिक अधिकार बन जाते हैं। इसको परिभाषा के रूप में देखें तो मौलिक अधिकार वे अधिकार जो नागरिकों को उनके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होने के कारण से संविधान द्वारा उन्हें दिया जाता है। यानी वे अधिकार जो संविधान द्वारा दिए जाते हैं। साथ ही साथ में यह भी शर्त है कि ये अधिकार वाद योग्य होते हैं। साधारणतया व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन पर अतिक्रमण नहीं कर सकती, इनमें संशोधन कर सकती है, अतिक्रमण नहीं कर सकती। तो मौलिक अधिकार एक तरह से ऐसे अधिकार है जो संविधान द्वारा नागरिकों को उनके व्यक्तित्व विकास के लिए दिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? बात करते हैं इनकी आवश्यकता की। सबसे पहले आवश्यकता हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार शोषण मुक्त जीवन के लिए जरूरी है। शोषण मुक्त जीवन, नागरिकों को शोषण मुक्त जीवन देने के लिए मौलिक अधिकार अति आवश्यक है। ये सरकार को नागरिकों पर किसी तरह का शोषण करने से, किसी ऐसे अधिकार को जो नागरिकों के विरुद्ध हो, उनको हटाने का अधिकार देता है ताकि उनका शोषण नहीं होता है। दूसरी हम इसकी प्रमुख आवश्यकता महसूस करते हैं कि ये सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगाते हैं। सरकार नागरिकों के विरुद्ध यदि ऐसा कोई कानून बना दे जो उनके अधिकारों का हनन करता है, तो वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि इनके द्वारा जब हमें अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो सरकार सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकती। सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। नहीं किया जा सकता। तो सरकार की तानाशाही पर रोक लगाती है। तीसरी आवश्यकता हम देखते हैं कि ये लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का आधार कैसे कह सकते हैं? यदि अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो हम उसको वास्तविक लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकार मिलते हैं। तो अधिकार लोकतंत्र का आधार है। अगली आवश्यकता हम देखते हैं कि ये नागरिकों को सम्मान और गरिमा में
गरिमामय जीवन प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं और समानताएं दी गई है जो एक गरिमामय जीवन के लिए जरूरी है। इनके द्वारा नागरिकों के जीवन में ये मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ, किस भाग में और किस अनुच्छेद में किया है? तो हमारे संवैधानिक प्रावधान के रूप में हम देखते हैं संविधान के भाग संख्या 3 और अनुच्छेद 12 से 33 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यहां हम देखें कि कुल 24 अनुच्छेद है जिनमें मौलिक अधिकारों का विवरण मिलता है, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं 23 अनुच्छेद ही है जिनमें मौलिक अधिकारों का विवरण। तो कौन सा है? हम देखते हैं 31वां अनुच्छेद जिसका संबंध संपत्ति के अधिकार से था, उसको समाप्त कर दिया गया है। ये समाप्त हो गया है, निरस्त कर दिया गया है। इसको संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब ये 300 कै के अंतर्गत हमारा केवल कानूनी अधिकार है। अब ये केवल कानूनी अधिकार की श्रेणी में रह गया है, बाकी इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसलिए अब अनुच्छेद को ले कुल 23 अनुच्छेदों में इनका मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ये कब हटाया गया? तो इसकी बात करते हैं। यह हटाया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। हम आगे देखते हैं अभी वर्तमान में और मूल संविधान में हमें कितने अधिकार दिए गए थे। तो मूल संविधान हमें 7 अधिकार देता है, लेकिन वर्तमान में हमें 6 अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार जो हमें आज भी प्राप्त है? तो उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार हमें आज प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, उसको समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं जो हमारा सबसे पहला अधिकार है जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है और ये मूल रूप से हमें 5 समानताएं देता है। कौन कौन सी समानता है? तो सबसे पहली समानता हम करते हैं वो है, पहली समानता कानून के समक्ष
समानता ये ब्रिटेन से ली गई उक्ति है, यानी कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्या है इसका मतलब है कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान रूप से एक समान कानून बनाएगा और एक समान रूप से उनको लागू करेगा। इसी बात को हम अमेरिका की तर्ज पर कहें तो वहां है कानून का समान संरक्षण। इसका अर्थ हो जाता है कि कानून सभी नागरिकों का समान रूप से संरक्षण करेगा। यदि अधिकार छीने जाते हैं तो कानून के तहत सभी नागरिक समान रूप से अपने अधिकार पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है कानून के समक्ष समानता, इसे हम विधि के समक्ष समानता भी कहते हैं। दूसरी समानता है उसे हम कह सकते हैं सामाजिक समानता, यानी कि जो सामाजिक भेदभाव है उन भेदभावों को छोड़ते हुए जो समानता में दी गई है सामाजिक समानता। सामाजिक भेदभाव जाति आधारित होते हैं, धर्म, लिंग, निवास स्थान आदि पर आधारित जो भेदभाव होते हैं उनके आधार पर, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नागरिकों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार। अगली समानता है जिसे हम कहते हैं अवसर की समानता। अवसर मतलब सब लोगों को बराबर मौका दिया जाए, सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर प्रदान करता है अवसर की समानता। कहां? लोक नियोजन, यानी कि सरकार से प्राप्त नौकरी प्राप्त करने में प्रत्येक नागरिक को एक समान अवसर दिया जाएगा। या हम एक बात करते हैं कि सब लोगों को, सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, लेकिन राज्य चाहे तो इसमें अपने मूल निवासियों के लिए मूल निवास की योग्यता जोड़ सकता है, या पिछड़े हुए जो वर्ग है उनके लिए अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। यानी कि पिछड़े हुए वर्गों का के उत्थान हेतु कोई अलग व्यवस्था की जा सकती है। वैसे सभी नागरिकों को समान अवसर है। यह है अवसर की समानता। जो अपने पहले सामाजिक समानता देखी उसमें भी पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान हेतु राज्य आरक्षण की या विशेष प्रावधान की व्यवस्था कर सकता है। चौथी समानता की बात करते हैं, वो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, जो भारतीय समाजों में ऊंच नीच की भावना थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब सब नागरिक बराबर है। अस्पृश्यता का अंत अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के द्वारा किया गया, जिसे 1989 में और ज्यादा कठोर कर दिया गया। अब हम आगे अगली समानता की बात करते हैं, वो है पदवी और उपाधि का अंत। अर्थात जो विशेषाधिकार होते हैं पदवी के रूप में उनका भी अंत कर दिया गया है, लेकिन अभी भी विद्या और सेना के क्षेत्र में उपाधि अर्जित की जा सकती है। जैसे हम देखते हैं परमवीर चक्र, पद्म भूषण इत्यादि जो उपाधियां होती है वो दी जा सकती है। यह एक बात उल्लेखनीय है कि यदि हम कोई विदेशों से किसी प्रकार की उपाधि ग्रहण करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है।
अब हम अगली स्वतंत्रता की बात करते हैं। अपना जो अगला अधिकार है जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। कुल 4 अनुच्छेद है जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। स्वतंत्रता का जो 19वां अनुच्छेद है वो हमें मूल रूप से 7 स्वतंत्रताएं देता है, लेकिन अभी हमारे पास 6 स्वतंत्रताएं 19 अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। कौन कौन सी 6 है? सबसे पहले हम बात करते हैं 19 क, जो हमें देता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अर्थात हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। विचार प्रकट करने के 2 माध्यम हो सकते हैं हमारे पास, लिखित या मौखिक। तो हम किसी भी तरीके से अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है प्रेस की स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही दिया गया एक स्वतंत्रता का अधिकार है। यहां हमें एक स्पष्ट कर देना चाहिए कि विचार अभिव्यक्ति की सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वे ऐसे कोई विचार प्रकट नहीं कर सकते जिनसे राज्य को कोई खतरा उत्पन्न होता है। यानी कि भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, अलगाव की बातें नहीं कर सकते, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली बातें नहीं की जा सकती। आगे 19 ख में हमें स्वतंत्रता दी गई है, वो है अस्त्र शस्त्र रहित, यानी बिना हथियार के अस्त्र शस्त्र रहित सभा या सम्मेलन का अधिकार। अर्थात हम कोई सभा का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अस्त्र शस्त्र नहीं रहेंगे। अब मैं इसको कह देता हूं अस्त्र शस्त्र रहित का मतलब है शांतिपूर्ण, यानी हम शांतिपूर्ण तरीके से सभा आयोजित कर सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से सभा का आयोजन कर सकता है। या भी वही हेतु है कि शांतिपूर्ण सभा में किसी तरह का उपद्रव करने या अलगाव पैदा करने वाली बातें नहीं कही जा सकती। अब अनुच्छेद ग की बात करते हैं। यह हमें कौन सी स्वतंत्रता देता है? तो यह हमें संघ निर्माण की या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता देता है। संघ या समुदाय की स्वतंत्रता देता है। हम अपना कोई ग्रुप बना सकते हैं, जैसे यूनियन बनाई जाती है वैसे उसका निर्माण कर सकते हैं। 19 ग हमें संपूर्ण भारत में और भारत के किसी भी हिस्से में घूमने फिरने की आजादी देता है। बिना रोक टोक के हम आ जा सकते हैं, यानी भारत में भ्रमण कर सकते हैं बिना रोक टोक के, इसकी स्वतंत्रता है। अगली स्वतंत्रता जो हमें मिली है वो है भारत भ्रमण के पश्चात हम भारत के किसी भी हिस्से में मूल निवासी बन सकते हैं, मूल निवास कर सकते हैं, यानी निवास की स्वतंत्रता। तीन सौ 370वें अनुच्छेद को हटाने से पहले हम जम्मू कश्मीर के मूल निवासी नहीं बन सकते थे, लेकिन अब यह हटा दिया गया है। इसका मतलब अब हम संपूर्ण भारत में किसी भी राज्य के मूल निवासी बन सकते हैं। निवास करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। अगली जो 6 में थी वो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, जिसको संपत्ति के अधिकार के साथ व्यवस्था कर दिया गया। तो मैं अब
इससे आगे की स्वतंत्रता की बात करता हूँ, सीधे 1906 की बात करता हूँ। तो 1906 भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार करने की छूट देता है, आजीविका कमाने की छूट देता है। हम किसी भी क्षेत्र में आजीविका अर्जित कर सकते हैं, यानी कि हम अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं। व्यापार आजीविका की स्वतंत्रता। यहां ये भी ध्यान रखने की बात है, हमें व्यापार की छूट है, लेकिन हम गैर कानूनी वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकते, जैसे तस्करी नहीं कर सकते, अफीम लोड़े वो नहीं बेच सकते। तो व्यापार भी हमें विधि के अंतर्गत जो छूट दी गई है उन्हीं वस्तुओं का कर सकते हैं। इस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार हमें मूल रूप से जो 5 स्वतंत्रताएं 6 स्वतंत्रताएं हैं जो अनुच्छेद 19 में मिली है। अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 20 की, के अंतर्गत हमें कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है। तो अनुच्छेद 20 हमें स्वतंत्रता देता है अपराधों की 2 स्थिति के संबंध में। यानी कब अपराधी नहीं है और अपराधी है तो हमारे साथ हमें और कौन से अधिकार प्राप्त है। 2 स्थिति के संबंध में प्राप्त अधिकार। तो इसमें पहले व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक उस समय के किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। यानी कि उस समय जब उसने अपराध किया है उस समय किसी कानून का उल्लंघन किया है तो अपराधी है, यानी उस समय के किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो अपराधी नहीं है। इसके संबंध में यह कहा गया है कि ना तो किसी को अपराधी बनाने के लिए बाद में किसी कानून बनाया जाए तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। यदि पहले कोई कानून था उसको हटा दिया फिर उसको अपराध की श्रेणी में लिया जाता तो वो नहीं है। यानी कि जिस समय अपराध किया है उस समय के कानून के अनुसार अपराधी माना जाएगा। तो यहां मैं लिखता हूं अपराध के समय के अनुसार अपराधी, अपराध के समय के कानून के उल्लंघन पर ही अपराधी, अन्यथा वो अपराधी नहीं कहा जा सकता। दूसरी जो स्वतंत्रता हमें इसमें मिली है वो है कि अपराधी को कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। सॉरी, दूसरी स्वतंत्रता इसमें हमें जो मिली है वो है कि अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है। एक बार ही सजा दी जाए, अनेक बार नहीं। और तीसरी जो इसमें स्वतंत्रता दी गई है वो है कि स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं रखा जा सकता। तो इस तरह से यह अनुच्छेद 20 हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है जो अपराधों की 2 स्थिति के संबंध में है। पहली स्वतंत्रता है कि कानून का उल्लंघन करने पर ही अपराधी है। दूसरी बात, एक अपराध के लिए एक ही सजा है। तीसरी बात, स्वयं द्वारा किए गए अपराध के बारे में साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी खुद के लिए वो खुद साक्षी नहीं है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुच्छेद। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार मिलता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा और अधिक कठोर किया गया है। क्या किया गया कि अब ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी इससे वंचित नहीं किया जा सकता नागरिकों को। आपातकाल में भी नागरिकों को ये स्वतंत्रता मिलती रहेगी। यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसी को कहते हैं, यह प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। इसी में 21A जोड़ दिया गया है। 21 के बाद में जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, क्या है ये? पूर्व में आपको बताया जा चुका है। ये 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा के निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का, शिक्षा अर्जित करने का। अनिवार्य शिक्षा, और ये अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क होगी। ऐसा एक अधिकार जो बालकों के लिए है, वो भी इस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। अब हम अगली स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो बंदीकरण के संबंध में। बंदीकरण के संबंध में जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, वो हमें अनुच्छेद 22 में प्राप्त है। यह हमें अनुच्छेद 22 देता है। क्या है अनुच्छेद 22 में? क्या क्या स्वतंत्रता देता है? सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण पूछने का अधिकार है। कारण पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई बंदी बनाने आता है तो कारण की जानकारी दी जा सकती है। दूसरी बात है, बंदी व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने का अधिकार भी है। वो अपने पसंद के व्यक्ति से, वकील से परामर्श ले सकता है, कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। तीसरी बात है कि यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो 24 घंटे के भीतर, बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के भीतर उसे सक्षम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। बिना न्यायाधीश की अनुमति के उसे 24 घंटे से अधिक समय तक बंदी बनाए नहीं रखा जा सकता। यह बंदीकरण के संबंध में प्रत्येक नागरिक को प्राप्त एक स्वतंत्रता है, जो हमें अनुच्छेद 22 के द्वारा मिलती है। अब हम बात करते हैं अगला जो अपना अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 और 24 में, जिसे कहते हैं तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण करने का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अर्थात यदि किसी नागरिक का कोई भी व्यक्ति, संस्था, यहां तक कि सरकार शोषण करती है तो वो अपना शोषण मुक्त जीवन प्राप्त करने का अधिकारी है। तो कौन कौन से अधिकार हमें इसके तहत मिले हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। यह अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 हमें देता है मानव व्यापार और बेगार को निषेध करता है, रोकता है। अर्थात मनुष्य को खरीदा बेचा नहीं जा सकता और उसकी इच्छा के विरुद्ध बिना पारिश्रमिक के किसी को काम पर नहीं लगाया जा सकता। अगर उसकी इच्छा है या वो पारिश्रमिक के लिए काम करता है तो काम दिया, वो बेकार की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी को काम पर लगाया जाता है तो वो बेकार की श्रेणी में आता है। यहाँ घरेलू कार्य जो होते हैं वो बेकार की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उसमें पारिश्रमिक नहीं मिलता, लेकिन वहां इच्छा होती है उसकी। घरेलू काम में वो व्यक्ति खुद की इच्छा से काम करता। तो इस तरह से ये अनुच्छेद हमें मानव के व्यापार और बेकार को
निषेध करता है, रोकता है। अगला अनुच्छेद 24 हमें बालकों के लिए कुछ अधिकार देता है, जैसे बाल श्रम निषेध, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिका को किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग दिया है, इसको खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आजकल इसको पूर्णतः निषेध कर दिया गया है, किसी भी कार्य में बालक बालिकाओं को नियोजित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसी आयु वर्ग को बालक बालिकाओं का अधिकार बना दिया है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व बताया, ये शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसको नागरिकों के लिए कर्तव्य भी बना दिया गया, इसलिए पहले जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए खतरनाक स्थानों पर काम करना वर्जित था, अब यह पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें 2 अधिकार प्रदान करता है। अब हम आगे बात करते हैं चौथे नंबर के अधिकार की। चौथा नंबर का अधिकार क्या है? वो हमें देता है धार्मिक स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करने या न करने या अपने धर्म का प्रबंध कैसे करे, उसकी सुरक्षा कैसे करे, उसके संबंध में जो अधिकार दिए गए हैं, वो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद संख्या 25, 26, 27 और 28। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 25 क्या देता है। वो देता है हमें अंतःकरण, मतलब अपनी अंतरात्मा की इच्छा से अंतःकरण के आधार पर धर्म पालन की छूट देता है। यानी कि अंतःकरण, अपनी अंतरात्मा की इच्छा है तो किसी भी धर्म का पालन करे, और यदि कोई किसी धर्म को नहीं मानता है तो वो भी उसकी इच्छा है, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का पालन करे, न करे या उस धर्म का प्रबंध करे। दूसरी जो स्वतंत्रता है यह हमें अनुच्छेद 25 में दी गई है। दूसरी स्वतंत्रता है अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की छूट है, अर्थात हम अपने धार्मिक कार्यों के बारे में उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, या और कुछ जो प्रबंध की श्रेणी में आते हैं वो सारी छूटें में धार्मिक कार्यों के प्रबंध के संबंध में अनुच्छेद 26 में देता है। अगली स्वतंत्रता जो हमें मिली है वो है कि किसी धार्मिक संस्था को अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, और जो व्यक्ति धार्मिक संस्था को अचल संपत्ति देता है या धार्मिक संस्था जो अचल संपत्ति प्राप्त करती है, चल या अचल संपत्ति, वो कर मुक्त होगी। यानी कि कर मुक्त अचल संपत्ति, उस पर किसी तरह का कर नहीं लगता है, ये देता है अनुच्छेद 27। धार्मिक संस्थाओं को दिया जाने वाला दान पूर्णतया कर मुक्त होता है। और इसके साथ ये भी कहा जाता है कि किसी धर्म विशेष का पोषण करने के लिए नागरिकों पर किसी तरह का कर नहीं लगाया जा सकता। यानी कि एक तो कर मुक्त दान और किसी धर्म विशेष के पोषण हेतु कर नहीं। धर्म विशेष के पोषण हेतु किसी तरह का कोई कर नहीं लगाया जा सकता। 2 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कर मुक्त के रूप में मिलती है। अगला है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा वर्जित की गई है। किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। राजकीय या निजी किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यह हमें धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में 4 स्वतंत्रताएं प्राप्त है, जो 25, 26, 27 और 28 में उल्लेखित है।
अब हम अपने पांचवें अधिकार की बात करते हैं, जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अर्थात हमें अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है, हम अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हैं। ये हमें अधिकार मिला है अनुच्छेद 29 और 30 में। तो अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने का अधिकार देता है। भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। यह अनुच्छेद 29 देता है। यानी कोई भी धार्मिक समुदाय अपनी भाषा को, लिपि को और संस्कृति को, जो भारत के नागरिक है, उन भारत के नागरिकों के नागरिक समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को बचाने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें अगली जो स्वतंत्रता दी गई है वो है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है। भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उनका प्रबंध कर सकता है। तो ये अधिकार हमें प्राप्त है शिक्षा एवं संस्कृति के रूप में अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अब हम अपने मौलिक अधिकारों की श्रेणी में छठे अधिकार को पढ़ते हैं, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। क्यों है सबसे महत्वपूर्ण? क्योंकि बाकी सारे अधिकार जो है वो इस पर आधारित है। बाकी सारे अधिकार यदि छीन लिए जाए तो उन्हें पुनः प्राप्ति का मार्ग संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। यह हमें बाकी अधिकार दिलाता है, यानी कि अन्य अधिकारों के हनन पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय हमें वो अधिकार वापस दिलाता है। इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसके महत्व को प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा है। ये जो अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। क्यों? क्योंकि इसके बिना बाकी अधिकारों का स्थान गौण हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण यह अधिकार है। अब हम बात करते हैं कि न्यायालय क्या करता है, हमें कैसे दिलाता है अपने अधिकार। तो न्यायालय इसके लिए यदि अधिकार हनन की स्थिति में हम न्यायालय की शरण लेते हैं तो रिट, जिसे हम आदेश कहते हैं, वो जारी कर सकता है। रिट के द्वारा न्यायालय हमें यह वापस दिलाता है। रिट कितनी होती है? न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सबसे पहली रिट हम करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्थात बंदी व्यक्ति को प्रकट किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से बंदी बना लिया गया है तो न्यायालय की शरण ली जाए तो वो आदेश दे सकता है कि उस बंदी व्यक्ति को सामने लाया जाए। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रकट किया जाए। दूसरा जो आदेश यानी कि रिट है वो है परमादेश। अर्थात यदि कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी
अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय उसे उस कर्तव्य निर्वहन का आदेश दे सकता है। कर्तव्य निर्वहन नहीं करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। तीसरी जो स्थिति है, तीसरा जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा। अर्थात यदि किसी संस्था, व्यक्ति या अधिकारी ने अपने संवैधानिक दायरों से परे जाकर कोई कार्य किया है तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अधिकार पूछ सकता है, कार्य करने का अधिकार। यह है अधिकार परीक्षा यानी अधिकार पूछना। अगला जो इसका आदेश है वो आता है प्रतिषेध, जिसका मतलब होता है अपने अधीनस्थ न्यायालय, ये न्यायालय को ही देता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय को यदि किसी कार्रवाई की सुनवाई से रोकना है तो प्रतिषेध नामक रिट लगाता है। और लास्ट जो है वो भी न्यायालय के लिए ही है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर भेजे, अर्थात किसी अधीनस्थ न्यायालय में किसी वाद की सुनवाई हो रही है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे अपने पास मंगवा सकता है, यानी ऊपर भेजा जाए, किससे? अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय या उच्चतम में किसी भी बात को मंगवाया जा सकता है। इस तरह से ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का आदेश देता है, अधिकार देता है। वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और